नमस्कार, मैं अर्चना जौहरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ उस कार्यक्रम में जिसका नाम है साहित्य सरिता। आज इसमें हमारा विषय है साहित्य और हास्य। हास्य की बहुत गहरी भूमिका है, बहुत अहम भूमिका है साहित्य में और हमारी ज़िंदगी में भी। जो 9 रस हैं, हम सभी जानते हैं कि उसमें हास्य रस की कितनी अहम भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण है हास्य रस। लेकिन हमारी ज़िंदगी में भी हंसी का, मजाक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरंजन तो है ही हास्य, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। आज डॉक्टर्स भी इसको बहुत ज़रूरी बताते हैं और इसीलिए लाफ्टर्स क्लब खुले हुए हैं, लाफिंग थेरेपी है। लोग मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ें, इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे कि लोगों को हंसी के ज़रिए तनाव कम करने में मदद मिले और योग में हास्य को बहुत ज़रूरी बताया गया है। आज हम चर्चा करेंगे साहित्य में हास्य की और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ कवि, हास्य व्यंग्यकार श्री सुभाष काबरा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। यूँ तो सुभाष जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक बहुत लंबा अरसा, 40 साल लंबा अरसा उन्होंने यहाँ पर बिताया है। 4000 से ज़्यादा आयोजन किए हैं, 5 से अधिक उनकी पुस्तकें निकली हैं और एक इतने अच्छे मंच संचालक हैं कि उन्हें मंच सारथी, माहेश्वरी रत्न और समाज गौरव के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और अभी हाल में ही उन्हें महाराष्ट्र राज्य की हिंदी अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। हम बात करेंगे साहित्य में हास्य की क्या भूमिका है, क्या स्थान है उसका। सबसे पहले तो ये देखा जाए और ये जाना जाए और हमारे दर्शकों को बताया जाए कि हास्य और व्यंग, इन दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि होता ये है कि अक्सर जब हम हास्य की बात करते हैं तो हास्य और व्यंग कह के दोनों को जोड़ देते हैं, जबकि अगर आपसे बेहतर कौन जानता है कि हास्य और व्यंग 2 अलग विधाएं हैं। तो आप बताएं कि किस तरीके से दोनों अलग हैं एक दूसरे से। देखिए, इसके लिए हम दोनों के काम समझ लें जी। कि हास्य का क्या काम माना गया और व्यंग का क्या काम माना गया। हास्य का काम है लोगों को हंसाना, गुदगुदाना, आनंद की उत्पत्ति करना। जी, बिल्कुल। और तनाव से मुक्ति दिलाना। बिल्कुल। जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जी, डॉक्टर्स भी कहते हैं। हास्य का ये एक बड़ा प्यारा सा काम जिसको मान्यता मिली और जिसके लिए इसे रसों में भी स्थान दिया गया। बिल्कुल। तो हास्य रस का काम ये है। जी। अब सवाल ये उठता है कि व्यंग का क्या काम है। तो व्यंग का काम विसंगतियों पर चोट करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, वाह। और व्यंग का उद्देश्य है कि जो अव्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो। तिरछे ढंग से अपनी बात कहता है व्यंग, लेकिन उस पर ध्यान जाता है। हास्य और व्यंग दोनों को एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी से आप हास्य की कोई बात लिखने को कहें तो ऑटोमेटिकली उसमें व्यंग कहीं ना कहीं आ जाता है। अगर आप व्यंग लिखने बैठे तो उसमें कुछ ना कुछ हास्य जरूर शामिल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी मान सकते हैं। व्यंग में चाहे हास्य ना हो, लेकिन हास्य में व्यंग आ ही जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप हंसाने की कोशिश करते हैं तो ये तो नहीं होगा कि आप एक शुद्ध लतीफ़ा या शुद्ध कहानी जो है वो केवल हास्य तक सीमित रहे। उसमें कहीं ना कहीं कोई सटायर की खुशबू आ जाएगी। बिल्कुल। भले ही लिखने वाले का उद्देश्य वो ना हो। इसी तरह व्यंग जब विसंगतियों पर प्रहार करता है और कुछ तिरछे अंदाज में अपनी बात करता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक हास्य की बात आ ही जाएगी। तो इन दोनों को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। एक दूसरे के अगर पूरक नहीं भी हैं तो भी ये साथ साथ चलने वाले साइकिल के 2 पहिए हैं जो आगे पीछे साथ साथ चलते रहते हैं। अगर हास्य प्रधान कोई बात हो रही है तो उसमें हास्य का पहिया आपको आगे दिखता है। अगर व्यंग की बात हो रही है तो व्यंग का। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो हास्य और व्यंग में ये अंतर है कि हास्य एक बल्ब की तरह होता है। आपने बटन दबाया, बल्ब जल गया विद इन सेकंड्स। व्यंग जो है वो ट्यूबलाइट की तरह है। उसका आप बटन दबाते हैं, आपको कुछ सेकंड इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसकी रोशनी बल्ब की रोशनी से तेज होती है। उसको समझने की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए इंतजार करने की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस समय लगता है, लेकिन वो गहरी आपके गहराई तक उतरता है आप। और एक और बड़ी बहस जो बरसों से होती रही, हम लोग ये मान के चलते हैं कि व्यंग कबीर जी के ज़माने से हो गया था शुरू। बिल्कुल। कबीरा खड़ा बाजार में
लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आपनों, सो चले हमारे साथ। बिल्कुल। ये व्यंग मानता हूँ मैं कि जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, घरों में बैठे हैं और उनको क्रांति चाहिए। कबीरदास जी तो फकीर थे, वो तो अपना उद्देश्य लेकर के लाठी लेके निकल पड़े, लेकिन लोग कमरों में बैठ बैठ के एडवाइस करते होंगे कि ऐसा हो जाए कबीर जी, ऐसा हो जाए, तो उन्होंने ये व्यंग किया। लेकिन आज हास्य जहाँ एक रसों में स्थापित है, उसे एक विधा के रूप में मान्यता है, वहाँ बहुत से लोग व्यंग को विधा ही नहीं मानते। उसके बावजूद व्यंग बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। व्यंग की रचनाएं पढ़ी जाती हैं और हमारे आदरणीय हरिशंकर परसाई जी ने, ऐसा नहीं कि परसाई जी से पहले व्यंग नहीं लिखा गया, परसाई जी से पहले भी लिखा गया, लेकिन उसको एक विधा की ओर ले जाना, इतना लेखन हर विषय पे करना, पाठकों को जोड़ना, वैसी शैली में बात करना, वैसे मुद्दे उठाना, ये सबसे पहले अभी उन्हें भीष्म पितामह हम कह सकते हैं इस मामले में, परसाई जी को। हास्य की जहाँ तक हम बात करें तो काका हाथरसी, गोपाल प्रसाद व्यास, ये लोग वो लोग हुए जिन्होंने लोकप्रियता दी। ऐसा नहीं कि हास्य नहीं था, हास्य हमेशा से था, जब से मानव का जन्म हुआ है। हाथरसी का नाम लिया आपने, व्यास जी का नाम लिया, हुल्लड़ मुरादाबादी रहे हैं जी। ये वो कवि थे, इनकी चर्चा चलते, जिनका नाम आते ही, जिनकी रचनाओं को सोचते ही बिल्कुल निश्चल हंसी आ जाती थी। हाँ, हंसी आ जाती है। इनके हास्य में जो हास्य था वो स्वयं उकेरा हुआ था, है ना, अपना बनाया हुआ था। मैं इससे एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जो हास्य की स्थिति चल रही है हमारे मीडिया में, हमारे साहित्य में, जिसको हास्य कहा जाता है, वो हास्य अपने ओरिजिनल फॉर्म में रह ही नहीं गया है। लोग कोई भी चुटकुले हैं वो घुमा फिरा के उसको हास्य कर रहे हैं, या फिर उसमें किसी तरीके से हास्य पैदा नहीं हो पाता, और अगर पैदा होता है तो चुटकुलों को या बेकार की चीज़ों को वो उसमें समावेश करके हमको जबरन हंसाने की कोशिश करते हैं, हंसी आती नहीं है। तो हास्य का, और देखा जाए तो उसमें एक हद तक अश्लीलता और भौंडापन भी शामिल हो गया है। तो ये स्तर जो गिर गया, इसके बारे में आपका, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा दौर देखा है जी, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये देखें कि चलिए हम हास्य तक सीमित हो जाते हैं और हास्य की बात करते हैं जी। सवाल ये उठता है कि हास्य लिखता कौन है? एक रचनाकार। वो रचनाकार कहाँ से आता है? हमारे और आपके बीच से। हाँ जी, समाज से आता है। किसी भी विधा में लेखन पर जो चीज़ें प्रभाव डालती हैं वो वहाँ की राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ होती हैं। अगर हम मूल्यांकन करने जाएं तो हर क्षेत्र में स्तर गिरा है। हमने तरक्की जरूर कर ली जी। आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, उससे हम दुनिया भर की चीज़ें यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जब सारी विधाओं में गिरावट आई तो हास्य भी उससे बचा नहीं। अब जिन लोगों का आपने नाम लिया, काका जी, शैल जी, हुल्लड़ जी, इन लोगों ने जो हास्य लिखा, उस समय की स्थितियाँ क्या थी? मैं खुद 40 साल पहले किसी आयोजन में जाता था जी, तो मुझे कोई बुला लेता तो मेरे लिए वो दिवाली की रात होती थी। मैं तैयार होके जाता था, कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, हम लोगों को अस्तबल में भी ठहराया जाता था, मंदिर में ठहराया जाता था। उद्देश्य क्या होता था कि कुछ ऐसा लिखें जिससे जो हजारों लोग सुनने आए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। क्या बात है। एक निर्दोष भाव के साथ हम जाते थे और लोगों को हंसाते थे। और पारिश्रमिक के नाम पर अगर आने जाने का पैसा आपको मिल गया खर्च का, जो उस समय बहुत कम होता था, तो हम कहते थे कि घर से कुछ नहीं लगा भाई। जब से हास्य के साथ अर्थ जुड़ा, जब अर्थ जुड़ता है तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों को भी आकर्षित करता है जो उसके पात्र नहीं होते हास्य विधा के। जी बिल्कुल। एक भेड़ चाल शुरू हुई कि अरे हास्य कवि बन जाओ, हंसाओ लोगों को किसी भी तरह। एक तो ये कारण रहा। ये चीज जब हास्य ने विस्तार पाया तो उसमें ऐसे बहुत से लोग पैसे के, धन के लालच में तो वो श्रम नहीं करते जो काका जी ने किया। सच कहा कि एक रचनाकार होता है जो स्वतः अंदर से रचना निकलती है और वो रचनाकार को पता भी नहीं चलता कि वो बन गया है। कवि को नहीं पता वो होता कि वो कब कवि बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप और आज जब मकसद जुड़ गया है, अर्थ जुड़ गया है, तो लोग जो नहीं है वो बनने की कोशिश में है कि हास्य कवि बन जाओ। इसके साथ 3-4 चीजें पैरेलल हुई जो मैंने 4 दशकों में महसूस की जी। एक तो अर्थ जुड़ गया और लोगों को ये लगा कि पैसा कमाने का बढ़िया माध्यम है, आप सच धज के चले जाइए, कविता पे मेहनत मत करिए, कपड़ों पे करिए। बिल्कुल। ये एक भाव हुआ, सब लोगों में नहीं है लेकिन काफ़ी लोग इसकी तरफ आकर्षित इस भाव से भी हुए।
दूसरा ये हुआ कि अब हमारे पास इतनी सुविधाएं हो गई कि हमने सारे विदेश के साहित्य भी पढ़ने शुरू कर दिए। भारतीय संस्कृति, थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आपको, हास्य क्या होता था? पुरानी शादियों में हम सुनते थे कि महिलाएं छेड़ रही हैं एक ताऊ को, 70 साल का आदमी है, और वो गीत क्या होता था? तेरो छोरो परनीज गो ताऊ, तू दूजी ताई लेके आ जा। अब ये मीठी से, वो 71 साल का व्यक्ति कहाँ दूसरी ताई लेने वाला है? एक ये छेड़छाड़ और सहज हास्य होता था, खूब ठाके लगते थे। ये लोकगीतों में था। खेत पे मजदूर काम करते थे, वो हास्य के गीत भी गाते थे, सावन के गीत भी गाते थे। स्थितियाँ क्या थी? हमारी जड़ों और संस्कृति में जो हास्य था वो स्वीकार्य होता था, क्योंकि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कल्पना कर लेते थे कि ये खेती कर रहा है, किसान देखो कितना अच्छा गीत गा रहा है, ये अपने पिया का इंतजार कर रही है और उसको छेड़ भी रही है कि तू नहीं आएगा तो मैं भाग जाऊंगी। बिल्कुल, ये हास्य होता था, सहज हास्य। तो सहज हास्य जब होता था तो हम अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ वो हास्य अपने लोगों को देते थे जो स्वीकार्य होता था। अब अगर हमने विदेशों का हास्य पढ़ा, हम विदेशी हास्य की आलोचना बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन होता यह है कि वहाँ का कल्चर अलग है। आप किसी और देश की संस्कृति अपनाएं, वहाँ की भाषा अपनाएं, वो लोग हमसे बहुत आगे होंगे या पीछे होंगे। तो ये नकल वाला और ज़बरदस्ती वाला जो हास्य होता है, वो हास्य फिर चलते चलते पहले हास्य पे आपकी एक हास्य व्यंग पे एक रचना सुनाना चाहेंगे हम दर्शकों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम हास्य व्यंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक व्यंग और एक हास्य दोनों छोटी छोटी कविताएं सुना देता हूँ। जैसा मैंने कहा, व्यंग में सोचना पड़ता है, वो घुमा फिरा के चोट करता है और आप तक मैसेज पहुंच जाता है तो आप उसका आनंद लेते हैं जी। एक छोटी सी व्यंग कविता है दूरदर्शी जी। दूरदर्शी जो आभास कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है। यदि मैं चाहता तो अपनी बेपनाह दौलत का एक छोटा सा हिस्सा ज़ाया करता। यदि मैं चाहता तो अपनी बेपनाह दौलत का एक छोटा सा हिस्सा ज़ाया करता और तुम्हें तुम्हारी जानलेवा बीमारी से बचा लेता। ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं, यह रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। अलावा इसके तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। आजकल तुम्हारी बीमारी से प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है। अब ये एक व्यंग है, इसमें आदमी का कमीनापन निकल रहा है, आदमी का स्वार्थ निकल रहा है कि वो कैसे इस्तेमाल करे, और उसकी बेबसी भी निकल रही है। हास्य जो है वो बहुत सरल ढंग से अपनी बात कहता है और वो कोई कहीं से कोई प्रतीक उठा लेता है। एक छोटी सी हास्य रचना है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और झोपड़पट्टी से लेकर जागीर तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और झोपड़पट्टी से लेकर जागीर तक, सबके इरादे नेक हैं, हम सब एक हैं। वाह। रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान में चाय बनाने वाला लड़का देश का सच्चा सपूत है। हर स्टेशन पर मिलने वाली एक जैसी चाय हमारी एकता का सबसे बड़ा सबूत है। वाह। अब कहीं भी चले जाएं, चाय का स्वाद आपको वैसे ही मिलेगा। तो हास्य और व्यंग में ये एक थोड़ी सी नजाकत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, क्या बात है। तो ये आपने इतनी अच्छी तरीके से कि व्यंग में भी लाचारगी होती है। व्यंग जब हम दूसरे मुद्दों पर किसी का भी ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं तो हम उसको व्यंग के तरीके, विसंगतियों की जो आपने बात की। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि व्यंग में अक्सर ये होता है कि व्यंगकार कई बार बहुत से प्रतीकों के साथ बात करता है, लेकिन कई बार वो खुद को माध्यम बनाकर कि अपने आप पे चोट करे। करेक्ट। कि मेरे साथ ऐसा, ये जरूरी नहीं कि उसके साथ हुआ हो, लेकिन उसने वो स्थितियां देखी और उस पर उसने अपने आप को नायक की जगह रख लिया, नायक पे रखे या बेचारे की जगह रख लिया। अब प्रस्तुति करता है कि लोग उस पर ध्यान दें कि ये हमारी आजकल स्थिति है और हम किस हालात में जी रहे हैं। इसके आगे मैं ये आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने जाऊंगी कि सुभाष काबरा जो एक बहुत बड़ा नाम है आज हास्य का, व्यंग का, सोच के तो नहीं शुरू किया होगा जब एक युवा सुभाष काबरा लेखन की दुनिया में उतरे होंगे कि हम अपना हास्य में नाम बनाएंगे, हास्य कवि या व्यंग। जब कोई भी कवि या लेखक लिखता है पहला शब्द, उसे खुद नहीं मालूम होता है कि वो लिखेगा या उसका नाम होगा वो, या ये लेखन उसको किस दिशा में ले जाएगा। तो ये तो आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा। आप ये हास्य कवि कैसे बन गए? आप क्या सोच के इस विधा में आए और कैसे आपका इतना बड़ा नाम हो गया? इसमें मैं अपने आप को इस तरह आंकता हूँ कि एक उम्र होती है स्कूल से कॉलेज जाने की
और आपने देखा होगा कि कॉलेज में लड़के लड़कियों का एक अलग अलग शौक डेवलप हो जाता है। जी। मेरी रुचि लिखने पढ़ने में इसलिए हुई क्योंकि सौभाग्य से हमारे शहर में, मैं अकोला में मेरी पढ़ाई हुई महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर बड़े विद्वान लोग जो थे वो गोष्ठियाँ करते थे। उसमें वो सब लोगों को बुलाते थे, हम लोग पहले श्रोता की तरह जाते थे। घनश्याम अग्रवाल जी वहाँ पर थे, सुभाष पटनायक जी वहाँ पर थे, ऐसे कई नाम थे जो हिंदी के प्रोफेसर, टीचर रहे या जिन्होंने साहित्य में लिखा और जो छपते थे उस समय जी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बाकी शौक से तो ये ठीक है, कोई ना कोई शौक तो होना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कॉलेज में कुछ मित्रों को देखा भी था कि वो 4-5 लाइनें अगर लिख के दे दो तो लड़कियां प्रभावित हो जाती हैं। अच्छा। तो वो एक दौर था। तो मुझे लगा कि यार मैं भी कुछ लिखूं, लेकिन मैंने देखा कि ये छंदवंद मेरे बस की बात नहीं है। फिर थोड़ी सी मैच्योरिटी आई जब मैं ग्रेजुएट होकर निकला। तो एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। अच्छा। मैंने सरकारी स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी पढ़ाई की। अच्छा। और एक वो दौर था जब 2 पैंट और 2 शर्ट या 3 शर्ट पे मैं पूरा साल बीकॉम फाइनल ईयर का निकाल पाया। तो होना ये चाहिए था कि एक पक्ष तो ये होता कि मैं कोसता कि लोगों को इतना मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन इन साहित्यकारों के साथ रह के मेरी सोच शायद कुछ शुद्ध हो गई। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कभी मंच पे आने का मौका मिला तो जितने भी लोग हों, 20, 50, 2000, 20,000, मैं उन्हें हंसाने की कोशिश करूँ। क्या बात है, वाह। जो चीज़ मुझे नहीं मिली मेरे बचपन में, क्यों नहीं लोग हंसते मुस्कुराते हो जाएं। मैं गीत भी लिख सकता हूँ, गज़ल भी लिख सकता हूँ। मतलब आप खुशियाँ बांटने का मुझे काम लगा कि खुशियाँ करेंगे। बांटनी चाहिए। जी। ईश्वर ने अगर अपनी झोली में दी है जी। तो हम उसको क्यों नहीं शेयर करें। हम अपने रोने पीटने की बातें, दुख दर्द, वो सबके घर में है। तो अगर कोई व्यक्ति आ रहा है वो थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को, अपने दुख दर्दों को भूल जाए सकता है, तो शायद ये बड़ा आशीर्वाद रहेगा। और इसमें मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि बेटा तुम सही जा रहे हो। आप सच में खुशियाँ बांट रहे हैं, उसमें आप सक्षम हैं और लोग आपको सुन के, आपकी बातें, आपकी कविताएं सुन के बहुत आनंदित होते हैं। एक प्रश्न लास्ट आपसे ये पूछना ज़रूर चाहूँगी कि आप इतने सालों से मंच संचालन में हैं, आपने दोनों तरफ की दुनिया देखी है, मंच के ऊपर के कवि और सामने की श्रोताओं को के भी मनस्थिति को। संक्षेप में ये बताएं कि किसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ये आज का स्तर गिर रहा है या जहाँ पहुँचा है उसको फिर वहीं मयार पे ले जाया जाए। मैं एक, क्योंकि समय भी हमारे पास शायद अब कम है, तो मैं एक छोटी सी कथा से आपको बताता हूँ। जी। हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा है। आपने पढ़ा होगा सबने कि यज्ञ होते थे, बहुत सारे मौक़ों पे होते थे। और यज्ञ की शर्त यह होती थी कि सबको पवित्र होकर आना है। आयोजक जो करवाता था वो कथावाचक पंडित जो कथा पढ़ता था, और सुनने वाले श्रोता। वहाँ पर बिना नहाए धोए भी आने की इजाज़त नहीं थी जी। और तब उस यज्ञ का फल मिलता था। करे। आज की तारीख में भोंडापन, अश्लीलता या स्तर की गिरावट का दोष हम किसी एक को नहीं दे सकते। जो यज्ञ करने वाला आयोजक है वो भी ध्यान रखे कि अच्छे लोगों को बुलाए। जो यज्ञ में पाठ करने वाले लोग हैं वो भी ध्यान रखें कि मर्यादा में रहें। और जो सुनने वाले लोग हैं वो भी ध्यान रखें कि हमें सही को बढ़ाना है और गलत को रोक देना है। ये एक सामूहिक यज्ञ है, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और ये सबकी मिली जुली जिम्मेदारी है, मुझे लगता है, जो आपने कहा है। सुभाष जी, बातें तो हम करते रहेंगे, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, लेकिन इसके बीच में दर्शकों को एक और कविता आपकी सुनवा दी जाए। जी जी जी। कविता क्या है, मैं अपनी पीड़ा ही आपको सुना देता हूँ। स्वागत है। मुंबई के बारे में एक कहावत है कि रोटला मड़े छे पण ओटला नहीं मिलता। अच्छा। यहाँ पे जगह नहीं मिलती रहने की। तो 4 पंक्तियाँ जिनसे मेरा जन्म हुआ काव्य मंचों पर जी। कि मिस्टर शाहजहाँ खाविंदे मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। मिस्टर शाहजहाँ खाविंदे मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। अच्छा। बनाया होगा किसी ज़माने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के दिखाओ। आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के दिखाओ। अब जब मैंने ये पंक्तियाँ भेजी तो उन्होंने जन्नत से 8 लौटा दी। अच्छा। वो भी आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। स्वागत। कहते हैं कि आज भी मिलती हैं सरेआम सैकड़ों मुमताज, आज भी मिलती हैं सरेआम सैकड़ों मुमताज, और सभी को ताज की ख्वाहिश है, मगर लहू में एक कतरा भी मोहब्बत का नहीं है। संगे मरमर पर टिकी सबकी नज़र। गर कहीं कोई सही मुमताज पाई भी गई, वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई। क्या बात है, वाह। ऐसे हालात में अब ताज कौन बनाए, हर कोई तो है यहाँ मौन कौन बनाए। वाह। अब जब यहाँ तक की बात हुई तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुम गणेश जी से बात करो, मुंबई में रहते हो, सिद्धिविनायक जाओ। एक अंतिम टुकड़ा और सुना देता हूँ कि गणेश जी ने क्या है मदद की मेरी।
मैंने गणेश जी से कहा, मुझे हिंदी में एक घर, अंग्रेजी में एक फ्लैट या गुजराती में एक ओटला दिलवाइए। मुझे हिंदी में एक घर, अंग्रेजी में एक फ्लैट या गुजराती में एक ओटला दिलवाइए। गणेश जी बोले, ज़िंदगी भर की गारंटी नहीं लेता। गणेश जी बोले, ज़िंदगी भर की गारंटी नहीं लेता। यदि केवल 10 रोज के लिए चाहिए तो गणेशोत्सव के समय मेरे किसी भी मंडप में मेरे साथ बैठ जाइए। क्या बात है। मेरे किसी भी मंडप में मेरे साथ बैठ जाइए। कोई किराया नहीं देना होगा, केवल मेरा एहसान चुकाना होगा। 10वें रोज आपको भी मेरे साथ चौपाटी जाना होगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलते चलते हमारे आज की युवा पीढ़ियों के लिए कोई आप संदेश दें कि वो किस तरह इस मीडिया में आगे बढ़े। इस युवा पीढ़ी को मेरी शुभकामनाएं और एक निवेदन उन सबसे है कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता जी। वो सारी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी, उतना धीरज रखना पड़ेगा। समय अपने आप मूल्यांकन करता है, इसमें कोई जैक कोई सोर्स काम नहीं आता। बिल्कुल। मैंने कुछ शेर लिखे थे कि हम लोग जिस दौर से गुजरे और आज सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोग सब चाहते हैं, प्यार करते हैं, बुला लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि साधना सफल हुई। इतने एहसान ज़माने ने किए, लगेगी उम्र चुकाने के लिए। इतने एहसान ज़माने ने किए, इतने एहसान ज़माने ने किए, लगेगी उम्र चुकाने के लिए। कदम हर रोज़ बढ़ते जाते हैं, कदम हर रोज़ बढ़ते जाते हैं, एक ही सर है झुकाने के लिए। क्या बात है। कदम हर रोज़ बढ़ते जाते हैं, एक ही सर है झुकाने के लिए। और धूप में आरज़ू फैला दी है, धूप में आरज़ू फैला दी है, हमने आंगन में सुखाने के लिए। वाह। धूप में आरज़ू फैला दी है, हमने आंगन में सुखाने के लिए। तमाशा देखने की हसरत है, घर बनाएंगे जलाने के लिए। वाह वाह। और गला घुटने पे निमंत्रण आया, शहर के मंच से गाने के लिए। ओह क्या बात है, क्या गला घुटने पे निमंत्रण आया, शहर के मंच से गाने के लिए। और जनाजा बन के वहाँ से निकले, जिंदा थे जिस जगह जाने के लिए, जिंदा थे जिस जगह जाने। क्या बात है सुभाष जी, आपने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई हमारे दर्शकों को और हमने बहुत अच्छी चर्चा की साहित्य और हास्य की। तो मैं तो यही कहूँगी फिर से कि हास्य न केवल साहित्य के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं 2 लाइनों में बताना चाहूँगी। किसी ने कहा है कि जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है। जब से मुझको मुस्कुराना आ गया है, मेरे कदमों में ज़माना आ गया है। और देखकर सच्चाई के संग हौसले को, अब गमों को मुंह छिपाना आ गया है। अब गमों को मुंह छिपाना आ गया है। तो यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गमों को दूर भगाते रहिए। इसी के साथ मैं अर्चना जौहरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपनी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से, और आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।